बचपन में हुई शादी और राजकुमारी मारू का वो आत्मा को झकझोर देने वाला पत्र, ये सब राजकुमार ढोला की रूह को हिला देने वाला था। उसने पत्र के जरिए जब मारू के दिल का हाल जाना तो उसका हृदय भी फट पड़ने के लिए तैयार था। कोई किसी को इस हद तक चाह सकता है, वो ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था। सब झांत होने के बाद ढोला के मन में भी राजकुमारी मारू से मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा जाग उठी। दूसरी तरफ दाढ़ी यानी भामसेन राजा पिंगल द्वारा लिखा हुआ पत्र राजा नल और रानी दमयंती के हवाले कर देते हैं, जिसमें राजा पिंगल ने राजा नल से राजकुमार ढोला को पुंगल भेजने और मारवण को ले जाने का अनुरोध किया था। वो पत्र पाकर राजा नल और रानी दमयंती बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भामसेन का बड़े अच्छे से आदर सत्कार किया। दाढ़ी यानी भामसेन जब चलने लगा तो राजकुमार ढोला ने उसे बहुत सारा धन और घोड़े आदि देकर बड़े ही सम्मान के साथ राज्य की सीमा तक विदाई दी और राजकुमारी मारू के लिए एक पत्र लिखकर दाढ़ी को सौंपा, जिसमें ढोला ने लिखा था, मैं भी तुमसे मिलने को बड़ा ही व्याकुल हूँ प्रिय। बहुत जल्द मैं तुम्हें लेने के लिए पूंगल आऊंगा। मेरा जीव तुम्हारे ही पास है। अब तुम्हारे बिना एक एक पल कई कई युगों के समान बीत रहा है। दाढ़ी ढोला का वो पत्र लेकर पुंगल की तरफ रवाना हो जाता है। दाढ़ी को विदा करने के बाद ढोला सीधा अपनी माँ रानी दमयंती के पास गया और बोला, माँ, मेरा विवाह बचपन में ही हो चुका है। ये बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई? आखिर क्यों अब तक मुझे मेरी पत्नी मारू के बारे में नहीं बतलाया? अपने पुत्र को यूं खफा देख रानी दमयंती बोली, बेटा, मैंने तो कितनी ही बार तुम्हें सब बतलाना चाहा, पर हर बार तुम्हारे पिता के कारण मैं रुक गई। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारा दूसरा विवाह होने से पहले तुम्हें ये सब पता चले। माता दमयंती की बात सुन कुछ देर राजकुमार ढोला खामोश हो गए। फिर कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए उसने अपनी माँ से निवेदन किया कि अब वो उन्हें राजकुमारी मारू को लाने के लिए पूंगल जाने की आज्ञा दे दे। रानी दमयंती स्नेहपूर्वक अपने पुत्र को पूंगल जाने की स्वीकृति देती हुई बोली, देख लो बेटा, यदि तुम्हारी बहू मालवण तुम्हें जाने दे तो अवश्य जाओ। माँ की व्यंग भरी वाणी सुन राजकुमार ढोला तिलमिला उठा और गुस्से के साथ पैर पटकता हुआ रानी मालवण के महल में पहुंच गया। मालवण के कक्ष के अंदर दाखिल होने से पहले गुस्साए ढोला ने ना तो अपने पैरों की जूती बाहर निकाली और ना स्नेहपूर्वक मालवण के साथ बात की। बस गुस्से से चुपचाप मुंह फुलाकर एक ओर बैठ गया। दरअसल बचपन में हो चुके विवाह और राजकुमारी मारू का पत्र पढ़ने के बाद राजकुमार ढोला के मन में मारू के लिए अवश्य ही प्यार उमड़ रहा था, पर आज से पहले तक रानी मालवण ने भी उसे अपने प्रेम में इस कदर जकड़ रखा था कि वो सीधे सीधे एकदम से अपनी पत्नी मालवण का विरोध भी न कर सका। पति ढोला का ये अजीब व्यवहार देख रानी मालवण हैरान थी, बने रहे। अपने पति को यूं मुंह फुलाए देख राजकुमारी मालवण हैरान थी। जब उसने राजकुमार ढोला को खाने का थाल परोसा तो राजकुमार ने उसे भी वापस लौटा दिया। ढोला के इस व्यवहार से मालवण ने खिन्न होते हुए उससे उदासी का कारण पूछा। तब राजकुमार ढोला ने मालवण को दाढ़ी के आगमन से लेकर मारू के पत्र तक का सारा हाल कह सुनाया। मालवण बड़ी ही चतुर स्त्री थी। उसे पहले से ही ये आभास हो चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बड़े ही सहज भाव के साथ अदाएं बिखेरती हुई बोली, ओ मेरे प्यारे पति, आप बड़े ही भोले हो। बचपन के दुष्ट गृह का दुर्योग टालने के लिए एक नीच घराने की लड़की से आपका विवाह कर दिया। अगर आप उसी नीच घराने की लड़की के पास जाने की बात कर रहे हैं तो बेशक जा सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। पर मेरी ये बात अच्छे से समझ लो कि आपकी पत्नी सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो अन्य लोगों से पूछ सकते हो। मालवण ने इसी मौके की खातिर पहले से ही कुछ व्यक्तियों को तैयार किया हुआ था। मालवण के भय से उन सभी ने उसके कथन को सत्य बताते हुए उसकी पुष्टि की, पर राजकुमार ढोला को अब भी मालवण की बातों पर विश्वास न हुआ। अंततः उसने एक धनवान पुरोहित श्री कर्ण को सत्यता का पता लगाने के लिए पूंगल भेजा। उधर पूंगल में राजा पिंगल द्वारा भेजा हुआ दाढ़ी यानी भामसेन वापस पहुंच चुका था। उसने राजा पिंगल को शुभ समाचार दिया कि जल्दी ही राजकुंवर ढोला मारू को लेने के लिए यहाँ प्रस्थान करेंगे। भामसेन की बात सुन राजा पिंगल और रानी उमादे अत्यंत हर्षित हुए। भामसेन ने राजकुमार ढोला का लिखा हुआ वो पत्र भी राजकुमारी मारू के हवाले कर दिया। उस पत्र को जब राजकुमारी मारू ने देखा तो इतने दिनों से उसके अंदर जल रही विरह की अग्नि कुछ शांत हुई। वो खुश थी कि जल्दी ही उसका पति उसे लेने के लिए पूंगल आने वाला है। लगभग 10 दिन की यात्रा के बाद राजकुमार ढोला का भेजा पुरोहित श्री कर्ण भी पूंगल जा पहुंचा। राजा पिंगल ने
जब पुरोहित से उसके आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजकुमार ढोला ने उसे राजकुमारी मारू के साथ हुए उनके विवाह की सत्यता का पता लगाने के लिए पूंगल भेजा है। आगे पुरोहित बोला, हे महाराज, हमारे राजकुमार ढोला का जी अब तो राजकुमारी मारू में ही बसता है। ये जानकर राजा पिंगल अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने पुरोहित का अच्छे से आदर सत्कार किया। सब कुछ जान समझकर जब पुरोहित वापस नरवरगढ़ जाने लगा तब राजकुमारी मारू पुरोहित के पास आई और उसके सम्मुख अपना दुख व्यक्त किया। तब पुरोहित राजकुमारी मारू से बोला, हे राजकुमारी, आप अपनी चिंता को बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि बहुत ही जल्द राजकुमार ढोला मुकलावे के लिए यहाँ आएंगे। मैं आपको ये वचन देता हूँ। राजा पिंगल ने भी पुरोहित को विदाई के समय पर्याप्त मात्रा में धन दौलत दी। पुरोहित खुशी खुशी नरवरगढ़ की तरफ चल पड़ता है। बने रहे। ढोला को सब पता चलने पर क्या मालवण उसे अपनी सौतन के पास जाने से रोक पाएगी? लंबी यात्रा के पश्चात जब पुरोहित नरवरगढ़ पहुंचा तो रात का वक्त हो चुका था। असमय जानकर उसने इस वक्त महल में जाना उचित नहीं समझा। सोचा अब तो कल सुबह जाकर ही राजकुमार ढोला को शुभ समाचार सुनाऊंगा, और वो सीधा अपने घर आ गया। उसी समय राजकुमार ढोला भी यथा तथ्य जानने के लिए पुरोहित के घर छिपकर बैठ गया। पुरोहित जब घर आया तब पुरोहितानी ने उससे पूछा, तुम जिस कार्य के लिए गए थे उसमें तुम्हें कितनी सत्यता मिली? तब पुरोहित ने दोहा कहा जिसमें राजकुमारी मारवण के सौंदर्य और अन्य गुणों का बखान था। पुरोहित के मुख से राजकुमारी मारू का यथा तथ्य वृतांत सुनकर ढोला खुशी खुशी राजमहल लौट आया। अब ढोला के मन के अंदर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। संदेह तो पहले भी नहीं था, ये भी रानी मालवण का बोया हुआ बीज था, जिस कारण पुरोहित को पूंगल भेजना पड़ा। सुबह होने पर पुरोहित ने राजकुमार ढोला को ज्यों की त्यों बात बता दी। पुरोहित को विदा कर राजकुमार ढोला सीधे अपनी पत्नी मालवण के पास जाते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक रानी से इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम कहो तो मैं दिसावर हो आऊं, वहां से तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर आभूषण लाऊंगा। दरअसल राजकुमार ढोला की मीठी वाणी और दिसावर जाने के लिए पूछना, इन सब के पीछे उसकी पूंगल जाने की योजना थी। वे जल्दी से कोई न कोई बहाना करके राजकुमारी मारू के पास जाना चाहते थे, पर मालवण के आगे ढोला की चतुराई कहाँ चलने वाली थी भला। ढोला की बात सुनते ही वो समझ चुकी थी कि वो तो बस पूंगल जाने के बहाने ढूंढ रहा है। इस प्रकार राजकुमार ढोला ने अनेक बहाने बनाए, पर रानी मालवण ने सभी को इनकार कर दिया। आखिरकार ढोला ने विवश होते हुए अपने मन में चल रहे यथा सत्य को पत्नी मालवण के आगे उगल दिया और बोला, वो राजकुमारी मारू के पास जाना चाहता है। ढोला की ये सीधी सीधी बात सुन मालवण सिर से लेकर पैरों तक जल भुन गई और विरह की मारी वहीं खड़े खड़े मूर्छित हो गई। बड़े यत्नों के बाद जब उसे होश आया तो वो राजकुमार ढोला से कहने लगी, आप पूंगल अवश्य चले जाना, पर अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। राजस्थान वैसे ही बहुत गर्म इलाका है, इन दिनों में तो वहाँ सब कुछ तप रहा होगा। अंततः आप गर्मियों के बीत जाने के बाद पूंगल चले जाना। गर्मियां जाने के बाद जब वर्षा ऋतु आई तब उसने बाढ़ का बहाना बनाते हुए ढोला को रोक लिया। सर्दियां आई तो वो ढोला से बोली, इतनी कंपकपाती सर्दी में तुम कहाँ जाओगे? इस तरह मालवण ने हर ऋतु में कोई न कोई बहाना देकर ढोला को रोक लिया। राजकुमार ढोला का मन, आत्मा, जीव सब राजकुमारी मारू में रम चुका था। उसकी आंखें हमेशा अश्रुओं से भरी रहती, पर मालवण थी कि उसे हिलने तक नहीं दे रही थी। फिर आखिरकार उन दोनों के बीच एक समझौता, एक शर्त रखी गई। बने रहे।